हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की हीट चैप्टर का। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं हीट कैपेसिटी को। तो भाई हीट कैपेसिटी क्या है, और उसके बाद हम करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर मोलर हीट कैपेसिटी, सही है, मोलर स्पेसिफिक हीट जो भी है। तो अब हम सब करने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखना है हर चीज़ को बहुत ही तरीके से, बहुत ही फोकस के साथ। अगर आप फोकस के साथ नहीं देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर रह जाएगी। चलें भाई, तो देखें आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो हीट कैपेसिटी आपको बता चुका हूँ। देखें इसकी डेफिनेशन आप लोग अभी नहीं देख रहे हैं, सही है, तो मैं आपको लिखवाऊंगा ये इसकी डेफिनेशन। लेकिन इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हीट कैपेसिटी क्या है। चलें भाई समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो भाई यहाँ पर आप जहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो कंटेनर है, सही है, एक तो ये है और एक ये है। अब यहाँ पर आपको फोकस करा रहा हूँ मैं एक चीज़ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो पानी है वो है कम, यहाँ पर जो पानी है वो है ज़्यादा। मेन बात पे फोकस करते रहिएगा। देखिए यहाँ जो टेम्परेचर है T1 इनिशियली वो है 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी जो टेम्परेचर है इनिशियली वो है 20 डिग्री सेल्सियस। और दोनों कंटेनर को सेम हीट दी जा रही है। मतलब समझ लो इसको 5 जूल हीट दी जा रही है, इसको कितनी जूल हीट दी जा रही है, 10 जूल। और अब हम लोग ये जूल हीट क्यों दे रहे हैं, सही, ये सवाल पैदा होता है। देखिए भाई हीट दे रहे हैं ताकि हम इस कंटेनर का 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकें। और हम इस कंटेनर को अभी इतनी हीट दे रहे हैं ताकि इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। अब दोनों में क्या होगा, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से किस कंटेनर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो आप लोगों का जवाब पता है क्या होगा। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ने दे दिया होगा, बहुत सारे सोच रहे होंगे, है ना। तो भाई देखिए जो हीट कैपेसिटी दोनों में पता है किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। अब आप बोलेंगे सर क्यों, तो भाई देखिए यहाँ पर 5 जूल हीट करने पर, सही, 5 जूल हीट करने पर 1 डिग्री बढ़ा, यहाँ पर 10 जूल देने पर 1 डिग्री बढ़ा। तो यहाँ पर हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। क्यों, चलें आपको बताता हूँ। देखिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू मैंने बोला कितना, 10, यहाँ 10। उसके बाद टेम्परेचर कितना है, 1 डिग्री। देखें ये जो डेल्टा क्यू लिखा हुआ है ये भी आप सोच रहे होंगे सर कि ये डेल्टा क्यू ही क्यों है, सिर्फ क्यू क्यों नहीं है। तो भाई देखिए जब 20 डिग्री तक ये सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो उसकी जब बढ़ाया होगा उस टाइम पर, तो उसके बाद कुछ हीट होगी। तो आप बोलेंगे सर होगी कुछ ना कुछ। उसके बाद में जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने फोकस करा, तो जब जो हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो चेंज में शामिल हो जाता है, सही है। तो इसलिए हमने क्या करा, चेंज डेल्टा क्यू करके लिखा है। और डेल्टा टी हम निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा टी क्या होता है, कोई भी पूछेगा तो आप बोलेंगे चेंज इन टेम्परेचर। चेंज कितना है, T2 माइनस T1। डेल्टा टी हम निकालेंगे, T2 क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस, माइनस इनिशियली क्या है 20, तो चेंज कितने का आ गया, 1 डिग्री का नहीं आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस का कितना आया चेंज, 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। चलें अब यहाँ टेम्परेचर क्या लिखूँगा, 1, तो यहाँ में क्या मिलेगा, 10। और इसका जो यूनिट है वो इसी के फॉर्मूले से निकलता है, वह आपको बता दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको नहीं बता रहा यूनिट, सही है। तो अभी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ये पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब हम देखने वाले हैं। अभी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। और अगर हम इसकी हीट कैपेसिटी निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 तो 5 आएगा। तो मुझे पता है 10 बड़ा होगा या 5 बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 बड़ा होगा, 5 नहीं। तो हीट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होगी। क्लियर यहाँ तक। चले भाई अब हम करने क्या जा रहे हैं, अब हम यही समझने जा रहे हैं इसके अंदर से। चलें और गहराई में चलते हैं। देखें अब हमने क्या करा, हमने ले लिया एक आयरन का डब्बा ले लिया, सही है, ये एल्यूमिनियम का है, ये आयरन का है और ये भी आयरन का है, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब हुआ क्या, रॉड समझ लें, रॉड है। अब यहाँ पर ये 2 kg की है, यहाँ पर ये भी 2 kg की है, लेकिन जो ये वाली जो रॉड है वो है 4 kg की। चलें यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हुआ कि जो इसके अंदर जो हीट मतलब टेम्परेचर है इसका तीनों का सेम है,
मतलब इनिशियली अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, और जो चेंज तीनों में जो चेंज आया है ना टेम्परेचर के अंदर, वो आया 2 डिग्री सेल्सियस का, 32 डिग्री सेल्सियस का, जिनके अंदर क्या है, चेंज आया, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस का क्या है, तीनों में चेंज आया, सेम चेंज आया तीनों में, सही है, तीनों में सेम चेंज आया है। लेकिन फ़र्क किस चीज़ में आया है, तो अगर आप हीट डब्बे और केजी को भी ध्यान में रखिएगा, इन दोनों का मास सेम है लेकिन सब्सटेंसेस अलग अलग है। इन दोनों का मास सेम है लेकिन सब्सटेंसेस अलग अलग है। ये सब्सटेंस एल्यूमिनियम है, ये सब्सटेंस आयरन है, डिफरेंस है, सही है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे देखें, अब यहाँ पर जो हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ी 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ी हीट 1800 जूल। लेकिन इसी जगह अगर हमने एल्यूमिनियम को हीट जो प्रोवाइड करी 2 kg वाले को, वो हमें प्रोवाइड करनी 3600 जूल। 2 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए एल्यूमिनियम के 2 kg वजन का, वेट का, सही, तो हमें कितनी हीट प्रोवाइड करनी पड़ी, 3600 जूल। वहीं पर हमें 2 kg आयरन के रॉड का अगर हमने हीट 2 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमने हीट प्रोवाइड करी, वो कितनी करी, 1800 जूल। चलें यहाँ तक क्लियर है। लेकिन एक और हमारे पास आयरन की रॉड है, वो है 4 kg की। कितनी है, 4 kg की। तो भाई देखिए 2 kg के लिए 1800 था, सही है, तो 4 kg के लिए कितना होगा, 4 kg के लिए 1800 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 18 2 36, सही है ना, ये तो आपको पता होगा। तो अब जो इसका जो इस पे हीट कैपेसिटी इसकी जो हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमारे को, कितनी करनी पड़ेगी, 3600 जूल। कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 3600 जूल प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस आयरन को, और इसका भी टेम्परेचर वही है, इनिशियली 30 डिग्री सेल्सियस था, चेंज कितना आया, 2 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर यहाँ तक। तो हम अब स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इन तीनों सब्सटेंसेस में से, देखें तीनों बॉडीज़ में से किसका सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी होगी, तो आप लोगों का जवाब पता है क्या होगा, कि सर कि इसकी और इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो तो बराबर है, लेकिन जो इसकी हीट कैपेसिटी होगी वो इन दोनों से कम होगी। यही जवाब होना चाहिए। अब आपका सवाल होगा मुझसे, सही, आप मुझसे सवाल पूछेंगे सर कि आपने कैसे मतलब कैसे पता लगाया। देखें बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे, तो भाई देखें सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ा कि डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो डेल्टा क्यू यहाँ कितना है, यहाँ 3600, यहाँ भी 3600। हमें 4 kg मास को, सही, 4 kg मास को क्या करा हमने, 3600 जूल प्रोवाइड करी हीट, जब जाके इस रॉड का, आयरन रॉड का टेम्परेचर 2 डिग्री राइज हुआ, बढ़ा। और इस एल्यूमिनियम की 2 kg की रॉड को जब हमने 3600 जूल की हीट प्रोवाइड करी तो इसका 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो हर चीज़, हर सब्सटेंस की एक अलग अलग हीट कैपेसिटी होती है और वो डिपेंड करती है इनके मासेस के ऊपर, सही है ना। तो मासेस भी आते हैं ना, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग मास के अभी डिपेंड नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मास का जो कॉन्सेप्ट अगर लगेगा ना, वो लगेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। अभी हम पढ़ लें क्या, हीट कैपेसिटी। चलें भाई, यहाँ तक क्लियर है। तो हीट कैपेसिटी देखें दोनों की बराबर क्यों होगी, क्योंकि इनकी हीट एनर्जी क्या है, जो हीट एनर्जी है वो बराबर है दोनों की 3600, और डिवाइड बाय कितना, यहाँ 2 आएगा। और यहाँ पर देखें टेम्परेचर तो ये कितना राइज हुआ, इनका सेम हुआ, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, 2, तो यहाँ 2 और इसका भी तो 2 था ना। तो इन दोनों की जो हीट कैपेसिटी निकलेगी, जो इन दोनों की हीट कैपेसिटी निकलेगी वो क्या होगी, सेम, समझे। लेकिन इसकी क्या होगी, कम होगी इनसे। क्लियर है यहाँ तक। इसकी देखें 2 1 2, 2 1 2, 1 इसको दिया, 2 8 16 और 0 का 0, ये हमें मिल गया। उसके बाद अगर हम इसकी हीट कैपेसिटी देखेंगे तो 1800 डिवाइड बाय 2, तो यह 2 1 2, 2 9 18, 0 का 0, तो यहाँ 900 मिल रही है। तो किसकी ज़्यादा हुई, 1800 ज़्यादा होगा, 900 ज़्यादा होगा। तो आपका जवाब होगा सर कि 1800 ज़्यादा होगा। सही, यूनिट की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। चलें अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। और अब हम इसकी एक डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, फॉर्मूला कहाँ से आया वो सब देखने जा रहे हैं हम। तो भाई देखते हैं जल्दी से। तो भाई देखिए सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि हमें एक चीज़ को पता करना है, इसके अंदर हमने जो चीज़ नोट करी
वो हमें देखना होगा, क्योंकि डेरिवेशन जब भी करेंगे, इसकी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ अभी, डेरिवेशन करने के लिए आपको उसी चीज़ के अंदर से उसी के कॉन्सेप्ट में से निकलती है ना, डेरिवेशन के जरिए फॉर्मूला निकालते हैं, वो इसी के अंदर से निकलता है। चलें मैं आपको गौर करवाता हूँ। चलें गौर करना ही करिएगा कि हुआ क्या कि जब भी देखें एक सब्सटेंस है हमारे पास, सही है, एक सब्सटेंस आ गया, यहाँ पर हमारे पास एक ही सब्सटेंस है लेकिन उसके मास क्या है, डिफरेंट है। इसका 2 kg है, इसका 4 kg है, सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ 2 kg और 4 kg है, लेकिन हुआ क्या है कि इनका जो सब्सटेंस है ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें हमें ये बताया गया है कि डेल्टा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। चलें हम देखें, इसको गौर करें। तो भाई देखें, जब मैं हीट को बढ़ाता हूँ, जब मैं हीट को बढ़ा रहा हूँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, तो आप बोलेंगे सर बढ़ रहा है, मतलब समझ जाए टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट बढ़ रहा है, सही है। तो यह समझ सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हीट भी क्या होगी, बढ़ेगी। चलें भाई अब हम यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं डेरिवेशन को फटाफट। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन को, लेकिन आपके सामने डेफिनेशन लिखी है। चलें मैं आपको समझा देता हूँ एक और दफ़ा डेफिनेशन की मीनिंग। चलें, लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो बोले हैं कि कितनी अमाउंट चाहिए हीट की 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करने के लिए। चले तो हम इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और यहाँ एक रिलेशन हमने देखा था, अभी मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा T। अगर हम डेल्टा Q का मतलब क्या है, हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है किसी बॉडी ने, सही है, ये डेल्टा Q है। और वो इसके डायरेक्ट रिलेशन में, डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप डेल्टा Q को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब अमाउंट ऑफ हीट को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे देखते हैं। तो आप लोग सब जानते होंगे, क्या जानते होंगे कि अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसके लिए जो कांस्टेंट है वो है C और इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें तो हीट कैपेसिटी मालूम करनी थी ना, तो ये जो डेल्टा T है वो चले जाएगा डिवाइड में। तो अब हमारे को जो हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है वो मिल गया, वो क्या है कि डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर, एंड दिस इज द फॉर्मूला। क्या है? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। चलें अब यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि डेल्टा Q क्या है, वेयर डेल्टा Q इक्वल टू और डेल्टा T इक्वल टू, या तो आप लिखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, या तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब चॉइस इज योर्स, व्हाट डू यू वांट टू डू। सही है स्टूडेंट्स, ये मैं लिखवा दिया है मैंने आपको, ये आ गया, ये तो आ गया। उसके बाद डेल्टा Q क्या था, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। चलें भाई यहां तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होने चाहिए। और यहां लिख दीजिएगा क्या, C कॉम्प्लीमेंट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which is known as heat capacity। चले भाई यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। क्या लिखा मैंने
के सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो जाना जाता है हीट कैपेसिटी के नाम से। चलें अब यहाँ पर हम इसके एसआई यूनिट की बात कर लें, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी इज क्या है, चलें देख लें फटाफट। तो भाई आपको तो पता ही होगा कि हम लोग जब भी यूनिट निकालते हैं फॉर्मूले से निकालते हैं, और फॉर्मूला कहाँ है, यहाँ है। तो भाई देखें सी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, चलो मैं ब्लू से लिखवा देता हूँ, सी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट। तो हीट का जो यूनिट होता है ऐसा है, वो होता है जूल्स, है, और डिवाइड बाय और चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वो होता है केल्विन। तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जूल पर केल्विन, ये आ गया इन्वर्स। या तो आप ऐसे लिखेंगे या तो आप ऐसे लिखेंगे, जूल पर केल्विन लिखेंगे या तो जूल पर केल्विन इन्वर्स। अगर ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहे, अगर टेम्परेचर का डिग्री वाला लगाएंगे तो ये भी लिख सकते हैं आप, और ये भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा यूनिट की बात नहीं करी आपने तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर या सेंटीग्रेड इन्वर्स, ये भी लिख सकते हैं, या तो जूल पर डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे जूल के साथ तो इन्वर्स हो जाएगा इसका। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आकर इसका टॉपिक तो ख़त्म हुआ, यहाँ पर हम समझ गए हीट कैपेसिटी क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है। तो भाई ध्यान में रखिएगा एक बात को, बात को ध्यान में रखना है कि याद रखिएगा कि हीट कैपेसिटी डिपेंड कर रही है। चाहिए हीट कैपेसिटी में हो क्या रहा है पता है, हीट कैपेसिटी में आपको एक चीज़ देखने को मिली थी, और वो क्या थी पता है, थोड़ा सा रिवाइंड करिएगा। तो मैंने आपके सामने जो 2 आयरन के रॉड रखी थी, एक का मास था 2 kg, दूसरे का मास था 4 kg, लेकिन जो दोनों की हीट कैपेसिटी हमने निकाली वो आई थी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अभी बना देता हूँ, देखें ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आ गई 2 kg वाली रॉड आयरन की, क्या आ गई 2 kg वाली रॉड आयरन की, और ये आ गई 4 kg वाली रॉड आयरन की। सही है, आयरन की 4 kg वाली रॉड आ गई आयरन की। सही है, यहाँ तक आ गई, ध्यान में रखिएगा बात को। आगे देखें हुआ क्या कि यहाँ पर जो हमने जो टेम्परेचर हमने जो देखा कि इसके लिए हीट कैपेसिटी कम आ रही थी, इसके लिए हीट कैपेसिटी ज़्यादा आ रही थी। चलो करके दिखाएं वापस, चलें। इसका जो टेम्परेचर कितना पे रखा था हमने, 30 डिग्री से राइज हुआ था, कहाँ पर 32 पर चेंज आया था, कितना का 2 का। ये भी कितना था, 32 से राइज हुआ था, कहाँ तक 30 से राइज हुआ था 32 डिग्री सेल्सियस पे। सही है, यहाँ तक था ना, यही भूल गया क्या। आगे देखें, इसके अंदर जो हीट इस्तेमाल हुई थी वो हुई थी 1800 जूल की हुई थी, और यहाँ पर कितनी हुई थी 3600 जूल। चलें अगर मैं इसकी हीट कैपेसिटी निकलवाऊँ आप लोगों से, तो क्या निकालेंगे, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू डेल्टा क्यू कितना है, ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा क्यू हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, डेल्टा क्यू हो गया। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ये तो एब्जॉर्ब करी ना बॉडी ने, जब भी तो ये 36 आई है, मतलब माइनस में आती। चलें 1800 डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस का है। तो भाई देखिए यहाँ पर जो निकलेगी वो निकलेगी 900 डिग्री सेल्सियस, है ना, ये निकलेगी। और इसी जगह पर अगर आप इसके देखेंगे तो सी कॉम्प्लीमेंट अगर आप निकालेंगे तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, यहाँ के फॉर्मूले के हिसाब से डेल्टा क्यू हमारे पास कितना है 3600 जूल, और डेल्टा टी कितना है, यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 डिग्री का, क्योंकि 2 डिग्री का चेंज आया ना, 2 1 2 2 8 16, यहाँ पर आपको मिल जाएगी 1800, क्या मिल जाएगी 1800। और इसका यूनिट क्या था, यूनिट हमने निकाला जूल, क्या निकला जूल डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। सही है, और यहाँ भी इसका भी यूनिट ये आएगा जूल डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। सही है, हो गया, काम सही हो गया। देखिए अब यहाँ पर अगर आपने गौर करा तो आपने ये देखा कि हीट कैपेसिटी एक सब्सटेंस के लिए, सही है, डिफरेंट आ रही है। हीट कैपेसिटी सब्सटेंस तो एक ही है ना, ये भी आयरन की रॉड है, वो भी आयरन की रॉड है, लेकिन दोनों की हीट कैपेसिटी आ रही है डिफरेंट। इसकी आ रही है 900 और इसकी आ रही है 1800। सही है, तो अब हमें मालूम करना क्या है
अब हमें मालूम करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, खास, है ना, ये होता है। लेकिन याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर ओनली वन सब्सटेंस इज सेम। क्या बोला मैंने कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो एक सब्सटेंस के लिए एक ही रहेगी हमेशा, समझे। मास चाहे कुछ भी हो, लेकिन हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, सिर्फ एक सब्सटेंस के लिए। मतलब ये आयरन का है, वो भी आयरन का है, तो इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी। चलें भाई देख लेते हैं फटाफट, इसको भी देख लेते हैं। देखिए भाई मैंने क्या करा, जो इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो हीट एनर्जी है मैंने डिवाइड करा इसको इसके मास से। किससे करा, इसके मास से। तो मैंने क्या करा, 1800 को डिवाइड कर दिया इसके मास से, तो मुझे मिल गया 900। क्या मिल गया, 900। क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट तो मैंने अभी से बताया नहीं आपको, तो मैं लिखवा देता हूँ। लेकिन जूल केजी इन्वर्स और यहाँ आ गया डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, यह इसका यूनिट आ गया, सही है। अब हम इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना है 3600 डिवाइडेड बाय मास कितना है 4, तो इसका भी कितना आ जाएगा 900 जूल केजी इन्वर्स डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, सही है। तो यहाँ पर अगर दोनों पे गौर करें तो दोनों में जो आपको हीट कैपेसिटी देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखने को मिलेगी, वो मिलेगी सेम। समझ में आई बात। और ये सिर्फ ये कंडीशन आ गई हमेशा जब भी हम इसको अलग कर रहे हैं। हमने इसी के साथ क्यों नहीं रखा, यही वजह थी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, मास पे डिपेंड नहीं करेगी। मटेरियल अगर सब्सटेंस सेम है तो मास पे डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन अलग अलग सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। वाटर के लिए अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी स्पेसिफिक कैपेसिटी, और कॉपर के लिए, सब चीज़ों के लिए अलग अलग होगी। लेकिन अगर आप दो सेम सब्सटेंस रखते हैं और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालते हैं तो आएगी क्या, सेम। अब हम इसके ऊपर डेरिवेशन करेंगे, इसका जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे। तो उसके बाद फिर हम आपको डेरिवेशन करवाऊंगा, उसका यूनिट करवाता हूँ। फटाफट जल्दी से मूव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1, मतलब ये यूनिट केजी, या तो आप देखेंगे यूनिट केजी, देखें यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, या तो यूनिट का मतलब क्या होता है 1 ही तो होता है, और वैसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है केजी। थ्रो यूनिट डिग्री, यूनिट का मतलब क्या होता है एक यूनिट डिग्री ऑफ टेम्परेचर, या तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा या तो 1 केल्विन होगा, इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फ़र्क क्या आया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग बोलेंगे सर कि यहाँ पर मास इंक्लूड हो गया, और क्या हुआ है, मास इंक्लूड हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। चले भाई, और यूनिट मास 1 kg, सही है ना। चले भाई, अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले मैं आपको लिखवा दूं कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो भाई देखिए आपको तो अभी समझा चुका हूँ कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के है। अगर हीट बढ़ाएंगे, अगर आप एक जैसे कि आपने वाटर को हीट करी, 5 जूल की हीट करी, सही है, तो उसका टेम्परेचर समझ लें 30 डिग्री से हो गया 35, लेकिन उसी के बजाय अगर आपने 5 जूल की जगह 10 जूल कर दी तो इसी तरीके से टेम्परेचर 30 डिग्री से क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो ये बढ़ रहा है, समझे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मतलब हीट बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से ये भी नोट किया गया कि जब हम हीट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मास भी क्या होता है, बढ़ता है। चलिए ये क्लियर हो चुका है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता है, सही है। तो भाई देखिए ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अब हम यहाँ पर इसको कंबाइन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, सही। यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलें भाई, अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर अब हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2।
जब आप इक्वेशन कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा m डेल्टा t। चले भाई यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वी नीड अ कांस्टेंट, और व्हाट कांस्टेंट वी विल यूज हियर, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा वो लगेगा c। क्या लगेगा, c। सही है, वो कॉम्प्लीमेंट वाला c था, ये बिना कॉम्प्लीमेंट वाला c है, इस बात का ख्याल रखना है। इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये जो c है ये नाम से जाना जाता है किसके, क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सही है, और अगर हम सी के लिए अरेंज करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। चलो मैं आपको इसको, जब हम लोग यूनिट निकालेंगे अभी यूनिट, तो उसमें आपको करके दिखा दूंगा। अभी यहीं रोक लेता हूँ। सही है, तो अभी मैं इसको यहीं रोक लेता हूँ। तो अभी तो हमने फॉर्मूला तो ड्राइव कर लिया। सही है, बस ये आपको अरेंज करना बाकी है, वो आपको ऐसा यूनिट में जब हम निकालते हैं इसका वहाँ अरेंज करके बता देता हूँ। डेल्टा क्यू आपको पता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और डेल्टा टी आपको पता है राइज इन टेम्परेचर बोलेंगे या तो चेंज इन टेम्परेचर बोलेंगे, है ना, चॉइस इज योर। आगे उसके बाद यहाँ पर m आ गया। अब ये m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस। क्या होगा, m क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मास, मास ऑफ सब्सटेंस। चले भाई यहाँ तक तो क्लियर है। और वही बात कि c क्या है, c इज आ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी which is known as specific heat capacity, which is known as specific heat capacity। चलें भाई यहाँ तक तो ये हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट के बारे में कि एसआई यूनिट के अंदर क्या होगा इसका यूनिट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी इज। तो भाई देख लेते हैं फटाफट फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमने निकाला डेल्टा सी के लिए अरेंज कर दूं तो सी के लिए अगर मैं अरेंज करता हूं तो सी बराबर आता है डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। ये आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला। सही है, और हम इसका यूनिट निकाल लें तो यूनिट के लिए देखें क्या होगा। अगर मैं इसको अंडरलाइन से अभी हटा रहा हूँ क्योंकि हमने यूनिट अभी नहीं निकाला। डेल्टा क्यू मतलब हीट है, इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा है जूल। उसके बाद m kg, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज kg। डेल्टा t मतलब ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। या तो आप इस तरीके से लिखेंगे या तो आप इसको डिवाइड के ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जूल kg इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब चॉइस इज योर्स कि व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज। सही है, तो आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सही है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उम्मीद है कि आपको किस तरीके से यूनिट निकला, किस तरीके से टॉपिक को समझा, किस तरीके से डेरिवेशन हुई, सब समझ में आ गया। बहुत आसान था, है ना। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वन सब्सटेंस इज सेम। सही है, तो एक सब्सटेंस के लिए जो हीट कैपेसिटी होगी वो सेम रहेगी, चाहे उसका मास क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलें भाई, लेकिन हीट कैपेसिटी एक सब्सटेंस के लिए अगर उसका मास चेंज हो रहा है वो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस बात का भी ख्याल रखना है। चलें भाई, यहाँ तक ख़त्म। अब हम बात करें पता है किसके बारे में, मोलर स्पेसिफिक हीट। भाई देखिए जिस तरीके से ये समझाया ना हमने, मोलर स्पेसिफिक हीट में सिर्फ फ़र्क पता है किसका आ जाता है, फ़र्क आ जाता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूनिट मास की बात हो रही है, वहाँ हम बात करेंगे किसके बारे में, 1 मोल के बारे में। बस कुछ भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ क्या लिख दूंगा सिर्फ मैं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। और फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, यहाँ पर जो ये m है वो मास के लिए, लेकिन यहाँ पर मोल के लिए क्या लगाएंगे हम, n। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या होता है, n होता है ना, तो यहाँ n आ गया और डेरिवेशन में जहाँ m था वहाँ क्या आ जाएगा, n। और इस जगह भी क्या आ जाएगा, n।
ये आ गया n, और यूनिट भी चेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट होता है मोल। क्या होता है? मोल होता है ना। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ऐसा यूनिट बनता है, वो बनता है जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? n, यहाँ मास को हटा के क्या लिखेंगे? n, और यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। n क्या है? मोल्स। n क्या है? मोल्स। सही है, यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सबको क्लियर हो चुका है यहाँ तक। तो भाई देखिए आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसका हमने सब कुछ कर लिया। सिर्फ क्या हमने पढ़ा इसके अंदर? क्या पढ़ा हमने? तो ये पढ़ा, ये रिलेशन तो बिल्कुल सेम है कि अगर हम हीट बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते हैं, और उनको कंबाइन करते हैं तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपके समझ ली, आगे और लिखना है तो ये भी लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चलें भाई, यहाँ पर जो C है वो वापस वही रहेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज़ नॉन एज, क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट। यहाँ लिखूंगा मैं मोलर स्पेसिफिक हीट, या मोलर हीट। तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर है। चलें भाई, यहाँ तक क्लियर होने के बाद आपको अब पढ़ना है रिलेशन। मैंने रिलेशन पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने बोला कि अभी मैंने लिखा हुआ है, तो इससे अच्छा है कि मैं आपका मोल वाला क्लियर कर दूं, सही है ना। और यहाँ हेडिंग चेंज कर दूं। हेडिंग तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको समझ गए कि ये मैंने सिर्फ क्या करा है, यहाँ पर स्पेसिफिक को काट के आप यहाँ लिख देंगे मोलर, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये बन गया मोलर के लिए। बस चेंज क्या आया? सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स का तो चेंज आया। क्लियर यहाँ तक? अब हम रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट को हम आगे और पढ़ेंगे क्योंकि इसकी टाइप्स आती हैं। एक तो आती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक आती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो लेट्स मूव। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पढ़ने वाले हैं हम रिलेशन को किसके दरमियान? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। दो तरीके हैं लिखने के, ये आपके सामने है। एक तरीका ये रहा, एक तरीका ये रहा। किसी भी तरीके शक्ल में आ सकता है, बता दें। तो बहुत आसान है। C फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, C कॉम्प्लीमेंट फॉर हीट कैपेसिटी। चलें, अब हमने ले लिया फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब करना क्या है, ध्यान से देखें ज़रा। रिलेशन बना रहे हैं तो बहुत आसान है, ये तो दो लाइनों में ख़त्म। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 1/m डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। ये मैंने लिख दिया इस तरीके से। और आप बोलेंगे सर कि आपने इस तरीके से क्यों लिखा? तो वजह भी जान लें। तो भाई आप सब जानते होंगे, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि देर लिहाजा हम सब जानते हैं कि हीट कैपेसिटी बराबर होती है डेल्टा Q ओवर डेल्टा T के। और यहाँ अगर कंडीशन देखें तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T है। रिलेशन का मतलब ये था कि हमें किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले में हमें लाना क्या है? हीट कैपेसिटी को। और वो किस तरीके से आएगी? इस तरीके से आएगी। सही, रिलेशन बन गया। दोनों चीज़ आ गई कि दोनों दरमियान का रिलेशन बना था। दोनों चीज़ें एक फॉर्मूले में होनी चाहिए थी, दोनों चीज़ें एक फॉर्मूले में होनी चाहिए थी। तो ये कहलाता है रिलेशन। चलें आगे देखें। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा? C कॉम्प्लीमेंट 1/m C कॉम्प्लीमेंट, और C कॉम्प्लीमेंट बनता C कॉम्प्लीमेंट ओवर m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इधर गौर करें तो यहाँ पर जो टाइप्स आती हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन अब ये गैसेस के बारे में, सही ना। तो गैसेस की है मोलर स्पेसिफिक हीट, टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। तो भाई पहली है एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन पढ़े, नाम पढ़ें, हेडिंग क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी लिखना भूल गया, लेकिन आप लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डिनोमिनेशन क्या है? Cp और ये Cv। Cp का मतलब क्या है? कांस्टेंट, क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बता रहे हैं। चलें आगे देखते हैं।
डेफिनेशन पे गौर करते हैं। डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। चलें, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको सामने है, Cp, सही, P क्या बता रहा है? कांस्टेंट प्रेशर है, सही है ना। इसका इक्वल टू डेल्टा QP, क्योंकि हीट भी तो कांस्टेंट प्रेशर पे मिलनी चाहिए उसको, सही है। डेल्टा QP को हम क्या बोलते हैं? वेयर हीट, डेल्टा QP क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी एट कांस्टेंट प्रेशर। चलें, ये तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स है। डेल्टा T क्या? चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ऐसा यूनिट के गैस के लिए, सही है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चलें आगे देखें दूसरा वाला, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन सेम है, फ़र्क किसका है? ये कांस्टेंट प्रेशर की है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की। बस चेंज क्या करना है? कांस्टेंट यहाँ वॉल्यूम लिखना है, यहाँ कांस्टेंट लिखना है प्रेशर। बाकी फॉर्मूले में भी क्या चेंज करना होगा? यहाँ P था, यहाँ V हो गया, बस कोई चेंज नहीं है। दूसरा, अब बात आती है आखिरी चीज़ की, जहाँ पर जाके टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा हीट वालों का, हीट कैपेसिटी वाले का, सबका मिला के। उसके बाद हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को, सही है इंशाल्लाह। तो अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो आपको नाम बता दो, उसके बाद उसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब उसका भी रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस and I am going to write the equation या formula. Let's go. So students, अब यहाँ पर हम मालूम करने जा रहे हैं रिलेशन किसके दरमियान में? अब हमें मालूम करना है रिलेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर स्पेसिफिक हीट, सही है, इन दोनों के दरमियान। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही एक फॉर्मूले में आने चाहिए। रिलेशन का तो यही मतलब है, सही है ना। तो बहुत ही आसान है, तो अगर दोनों की बात है तो दोनों लिखेंगे, सही है। तो भाई देखिए, सबसे पहले हमारे को पता है कि जो हमने क्या करा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, जो स्मॉल सी है वो बता रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, और जो बड़ा सी है कैपिटल सी जो लग रहा है वो बता रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट को। ये इक्वेशन 1 है, हमने इसको इक्वेशन 1 कह दिया और इसको इक्वेशन 2 कह दिया, सही है। ये आपके किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ये फॉर्मूला किसका है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। चलें, अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ, क्योंकि इक्वेशन 1 में कोई काम नहीं है तो अब हम इक्वेशन 2 को लेंगे, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला है, सही है। तो यहाँ पर लिखूँगा कि n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, सही है, नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई देखो, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास या मोलर मास, मोलिक्यूलर मास, सही यही होता है। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, है ना, यही होता है ना। तो भाई देखें, अब हमें करना क्या है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसकी डिनोशन क्या है? डिनोशन आपको दिखा दूं, जो मास इन जो गैस होता है वो स्मॉल एम से शो करते हैं, और जो मॉलिक्यूलर मास होता है हम उसको शो करते हैं कैपिटल एम से, सही है। ये आपके सामने आ गया डिनोट करने का तरीका। चलिए यहाँ से अब हम इक्वेशन 2 से स्टार्ट करेंगे काम। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखूँगा मैं? फ्रॉम इक्वेशन 2, सही है। तो भाई देखिए, हमें पता है कि C इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा T, यही ना फॉर्मूला था ना यही। अब इस n की जगह हम पुट कर देंगे क्या? डेल्टा n का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है? m इंटू m, यही है ना फॉर्मूला, और डेल्टा T, यही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई ये देखिए, ये जो m है और ये m है वो आ चुका है इस डिवाइड के अंदर, है ना, इस डिवाइड के अंदर आ चुका है। तो ये सीधा जाके डेल्टा Q से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा Q से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ा, ये बड़ा डिवाइड का ऑप्शन है। ये क्या है? बड़ा डिवाइड है, समझे। इसके नीचे डबल डिवाइड आ रहा है, तो ये जाके सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो यहाँ हमें मिलेगा m, इसके बाद ये आ जाएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय क्या बचा? m डेल्टा T। चले भाई, अब ध्यान से देखिए, ये आ गया m,
और जैसा कि हम जानते हैं ये किसके बराबर है, चलो हम फॉर्मूले को देखें। हमने स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला का फॉर्मूला लिखा हुआ ना, क्या है, डेल्टा क्यू इक्वल ओवर एम डेल्टा टी, डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी आ तो गया। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सी, स्मॉल सी। चलें, तो ये हमने फाउंड आउट कर लिया रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। कोई मसला नहीं हुआ, बहुत आसानी से मालूम कर लिया। देखें, सबसे पहले हमने दो इक्वेशन ली, हमने देखा किस में काम है, इसमें काम है, तो हमने ले लिया इसको। और हम जानते थे कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमारे पास है, तो हमने यह पुट कर दिया इसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। तो हमने इसको थोड़ा सा मैथ का यूज़ करके हमने देखा कि यहाँ पर बन रहा था तो बना दिया। यहाँ हमें पता ये किसके बराबर था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, तो हमने इसको इससे एक्सचेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट भी है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी है। अब इसकी एक और डेफिनेशन बन गई, वो क्या बन गई, मैं लिखवा देता हूँ, क्या बन गई, द प्रोडक्ट ऑफ molecular mass and specific heat capacity is called molecular specific heat capacity, specific हीट कैपेसिटी। तो भाई देखें, आपके सामने एक और डेफिनेशन आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर अब ये जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है, जहाँ से हमने शुरू करा था हीट कैपेसिटी से, और यहाँ आकर ये ख़त्म हुआ है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई, किस तरीके से हमने डेरिवेशन करी है, हमने किस तरीके से टॉपिक को समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पर हिट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो देखिए, मैं आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।